हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक चीज ये होती है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंफर्म ये नहीं होता कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछेगा। इस वजह से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ना जरूरी है। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बॉडीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला है फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। फाइनेंस कमीशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से हमको समझ में आ गया कि फाइनेंस कमीशन हमको कैसे पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पॉलिटी में अगर किसी से भी, तो वो उसके डायरेक्ट आर्टिकल से बनता है कि किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है। दूसरी चीज ये पूछता है क्या, जैसे मान लीजिए कि 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नाम दे दिया, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसके बाद आपको नीति आयोग ये दे दिया, और इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं। ठीक, तो अब सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन से इनका काम क्या है, कौन अपॉइंट करेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछता है। तो हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन में सबसे पहले कि फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 के तहत आता है। किस आर्टिकल के तहत आता है? 280 के तहत। मैं आपको यहाँ बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की क्या क्या, इनके पूरे अच्छे से काम क्या होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। जितना अगर ज्ञान चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, वो आप ले लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बस यही जरूरी है जितना इस बोर्ड पे है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। तो सबसे पहली चीज क्या पूछा, मैंने बताया आर्टिकल में आर्टिकल 280। जैसे ही आप आर्टिकल 280 पूछता है तो ये पूछता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो कौन करने का आंसर मैंने आपको हर बार बताया है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि कब करते हैं, तो हर 5 साल पे करते हैं। कितने साल पे? कैसा प्रावधान है? हर 5 साल पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या प्रेसिडेंट उससे पहले भी वित्त आयोग बना सकते हैं? तो जी हां, बना सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंस के मामले में हमको जरूरत है एक फाइनेंस कमीशन की, एक वित्त आयोग की जरूरत है, तो वो 5 साल का वेट नहीं करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि इज इट कंपल्सरी 5 साल पे ही बनेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं पहले भी बन रहा है। तो यूपीएससी जब पूछती है तो इसी तरीके से पूछती है। आप कर क्या दिया, आपने 5 साल पढ़ा या उससे पहले पढ़ तो लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज ये नहीं समझ में आती, आपका दिमाग ये नहीं सोचा कि जब पहले की बात चल रही, इसका मतलब ये है कि उसका टेन्योर फिक्स नहीं है कि हर 5 साल पे बनेगा, उससे पहले भी बन सकता है। हाँ, लेकिन बनेगा ये कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का होने का मतलब ही है संवैधानिक प्रावधान है, तो आप तोड़ नहीं सकते। ठीक, बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए, कार्य मेन ये है कि जो टैक्सेस आते हैं, सरकार का पैसा क्या है? हमारा पैसा, सरकार का पैसा। जो हम टैक्स देते हैं वही क्या होता है? सरकार का पैसा हो जाता है। और वो कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, भारत की संचित निधि में जाता है, राज्य की संचित निधि में जाता है। तो कैसे बंटवारा होगा उन पैसों का राज्यों के बीच, कैसे बंटवारा होगा, कितना स्टेट का शेयर रहेगा, कितना यूटीज का रहेगा, ये सारी चीजें पैसे बांटने का काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। और जान लीजिए कि जो पैसा बांटता है वो सबसे जरूरी आदमी है, सबको पता है। वो घर हो, देश हो, सरकार हो, कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, किसका कितना शेयर मिलेगा, किसको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, वो आदमी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसी को जो है आदमी क्या करते हैं कि अरे भैया भैया जो पॉकेट मनी दे वही आप ही हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। इसी वजह से एग्जामिनर भी कहता है कि फाइनेंस कमीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं। ठीक, तो इनका काम क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आगमों का वितरण। अब हिंदी में है, अभी इसका एग्जैक्ट मतलब हम आपको समझा दिए हैं। आगमों का वितरण मतलब जितने टैक्सेस आए उनका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू का ग्रांट एड करना। देखिए, राज्यों को क्या होता है? ग्रांट एड होती है। ग्रांट एड का मतलब देखते होंगे कि आप राज्य मांगते रहते हैं, सरकार हमको बाढ़ के लिए दे, बिहार जैसे अक्सर मांगता है,
सरकार हमको शिक्षा के लिए दे, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ है और कुछ स्टेट लिस्ट में भी है, और ये कहते हैं कि जब आपने टैक्स ज्यादा आपने वसूला है तो हमको कुछ पैसा देंगे ना, तभी तो हम सरकार चलाएंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे। स्टेट में आपने डीपीएसपी में क्या पढ़ा कि वेलफेयरिज्म होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य कब बनेगा, जब वो लोगों का कल्याण करेगा। लोगों का कल्याण आप कैसे करेंगे, उनकी मदद करके, जो लोगों के पास जो सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं देके, खाद पे सब्सिडी देके। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, जब आपके पास पैसा रहेगा। और इन पैसों का आवंटन करने का काम किसके पास है, फाइनेंस कमीशन के पास है। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन में सबसे पहला एक उसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब गठित किया गया था। तो पहला फाइनेंस कमीशन किया गया था 22 नवंबर 1951 को। ठीक, और उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद अभी जो फाइनेंस कमीशन 2022 में, अब देखिए एक चीज यहां समझने वाली ये है कि फाइनेंस कमीशन बना दी जाती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बन गई, फाइनेंस कमीशन कुछ सलाह देती है। ठीक है, सलाह देती है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सलाह देने के बाद वो कब से कब तक लागू होगा ये ड्यूरेशन अलग है। जैसे कि अभी 15 फाइनेंस कमीशन की सलाह लागू है। ठीक है, और ये कब से कब तक है, 2021 से 2026 तक। ये 2020 से 2025 तक होने वाली थी, ड्यू टू कोविड इसको एक्सपेंशन मिल गया। ठीक, तो अब एनके सिंह लेकिन बन बहुत पहले गई थी। अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा है, अब देश के पैसे की बात है ना, मैंने आपसे कहा आप अब एनके सिंह तो 26 तक है, इनकी सलाह है, तो अब अगली जब भी लागू होगी 27 से लागू होगी। ठीक, तो मैंने मान लीजिए कि तब तक आप एलिजिबल है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए। आप में से किसी एक को फाइनेंस कमीशन में क्या किया मैंने, प्रेसिडेंट ने, सॉरी मैं क्यों, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपको चेयरमैन बना दिए। ये कब बना दिए, 2024 के आसपास, 23 में भी बना सकते हैं। कहे कि भाई पहले आप स्टडी करेंगे ना सारी चीजों को, क्योंकि देखिए जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। आप ऐसे ही नहीं दे देते हैं, उसके बीच देखते हैं आप कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उसका एजुकेशन में क्या है, उसका एनवायरमेंट में क्या है, उसकी सिविक सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीजों का उसके बाद आप बताते हैं कि हाँ ये राज्यों को ऐसे मिलना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये टाइम पहले ही बन जाता है, लेकिन हाँ सलाह का पीरियड पूछता है ये कब लागू होगी। ठीक है, तो अभी चल रही है एनके सिंह, तो हमने जैसे प्रेसिडेंट भी पढ़ा था कि अभी 15th है, प्रेसिडेंट भी क्या है अभी 15th है, लेकिन हम 14th क्यों याद करते हैं कि एग्जामिनर बहुत अच्छा आदमी होता है, वो कभी भी सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहता, उसको मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आपको परेशान न कर ले। तो 15th से पहले जो उसकी प्रीवियस कमेटी होती है वो भी याद कर रही होती है। वो कौन सी थी, वाईवी रेड्डी की, और उनकी सलाह कब से कब तक चली, 2015 से 2020 तक। अगर मान लीजिए यही आप 1-2 साल बाद पढ़ते और ये भी हो जाता कि अब नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन का भी गठन हो गया है, 16 फाइनेंस कमीशन का, तो उसके चेयरमैन का नाम आपसे पूछता। हाँ, लेकिन अगर ये पूछ देता कि अभी कौन सी चल रही है, जैसे 2019 में एक बार क्वेश्चन ऐसे आया कि उसने 2 स्टेटमेंट बनाए, 2 स्टेटमेंट बनाई, एक कि अभी चल रही है एन.वाई. रेड्डी सर की कमीशन की सलाह पे चल रहा है, और एनके सिंह कमीशन। तो लड़के कंफ्यूज हो गए कि हम पढ़े तो हैं अब चेयरमैनशिप, लेकिन क्या ये सलाह चल रही है या नहीं। वहां पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर रहना है। अभी कौन सी कमीशन है, 15th कमीशन, और अभी इन्हीं की सलाह चल रही है, अभी कोई नया कमीशन नहीं आया। ठीक, इससे प्रीवियस में क्या था, 14th में वाईवी रेड्डी, और 2015 से 2020 तक इनकी सलाह चली। ठीक है, अब आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अब ये बताइए कि जब केंद्र और राज्यों का बंटवारा हो गया तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास किसका बांटने का काम बच गया। तो जब मैं पढ़ा रहा था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो आप एक चीज ये देखेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो नगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बीच का बंटवारा करता है। आपने उनको भी 29 और 18 सब्जेक्ट दिए हैं ना,
इसकी पहली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन में यही बताया था ना कि 29 विषय उनके पास है और 18 विषय नगर पालिका के पास है, मगर म्युनिसिपालिटीज के पास है। तो वो उनको भी तो पैसा चाहिए, वो कौन बांटेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन है तो इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना किससे है? लिख लीजिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिका है। ठीक। दूसरी चीज आपको यह समझना है कि इसका आर्टिकल क्या है। कभी भी फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल जल्दी नहीं पूछता है जितना स्टेट फाइनेंस कमीशन का पूछता है। तो 280 में 1 लगा दीजिएगा, वो हो जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? तो ये भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और 4 मेंबर प्लस 1। इसका मतलब है 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक कौन है? चेयरमैन है, और इन पांचों लोग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इसी के साथ हमारा फाइनेंस कमीशन जो है कंप्लीट होता है। यहां पे आप नोट कर लीजिएगा कि ये किसके लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए। देखिए यहां एक चीज समझिए, मैं आपको समझा दूं। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में जब जब कहूंगा तो क्या होगा उसका मतलब, फर्स्ट ईयर यूनियन, सेकेंड ईयर स्टेट, एंड थर्ड ईयर क्या है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात है। ये क्या है? थर्ड टीयर। और ये सब क्या है? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है और कुछ नहीं है। ठीक। और इससे क्या होता है? मजबूत होती है डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या आती है? मजबूती आती है। ठीक। इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कमीशन। जैसे हमने अभी प्लानिंग कमीशन, अरे सॉरी क्या पढ़ा था हमने? फाइनेंस कमीशन को पढ़ा। फाइनेंस कमीशन पढ़ने के बाद हमको एक चीज ये समझ में आई कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक साथ बताने से अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं पहले वो भी डिस्कस कर लिए जाए। उसमें सबसे पहला जो है वो आता है नीति आयोग। जैसे ये नीति आयोग की बात चलती है उसके साथ साथ योजना आयोग की भी बात हो जाती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि नीति आयोग या योजना आयोग, इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से सरकार की नीतियां रहेंगी, कैसे सरकार चलेंगी, ये चीज का डिस्कशन, वो चीज प्लानिंग का काम कौन करेगा? वो योजनाएं कौन बनाएगा? अभी बना रही है नीति आयोग, और उससे पहले कौन बनाती थी? योजना आयोग। ठीक। तो अब योजना आयोग का जो गठन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वो कैसी बॉडी है? योजना आयोग जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे बनती हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनती हैं, रिजोल्यूशन पास होता है। कहां पास होता है? यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट क्या बनाएगी? नीति आयोग को भी बनाने वाला कौन है? यूनियन कैबिनेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों में देखिए सिमिलैरिटीज क्या क्या है। सिमिलैरिटीज, ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोनों क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और दोनों कैसी संस्था है? परामर्श देती है, एडवाइजरी बॉडी है। ये दोनों क्या है? एडवाइजरी बॉडी। और दोनों कैसी बॉडी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। मतलब प्रशासनिक कामों में एडवाइजरी का काम कौन करता है? प्रशासनिक काम देखिए कौन करता है? नीति आयोग। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे कि नीति आयोग क्या करती है? इंडेक्स भी बनाती है, इंडिया के स्टेट्स के पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग आपका रैंकिंग बनाती है यूनिवर्सिटीज का, जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में आता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? नीति आयोग। तो नीति आयोग एक तरीके से क्या कर रही है? इंडिया को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर रही है। नीति आयोग से पहले ये सारी प्लानिंग कहां होती थी? प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तो पहले प्लानिंग कमीशन को देख लीजिए। प्लानिंग कमीशन बना 15 मार्च 1950 को। जब आप प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज ये रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब है कि पदेन सभापति। अब पदेन सभापति आपने किसमें पढ़ा है? वाइस प्रेसिडेंट में। बहुत सही। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पदेन सभापति होते थे योजना आयोग के। तो आपको पहला चेयरमैन जानना है। तो जाहिर सी बात है जब 1950 में बना तो पहला चेयरमैन कौन होगा? पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? एक गुलाब लेके चलते थे, और वो भी कौन सा? रेड कलर का, लाल गुलाब। और हमेशा उनके कोट में लगा होता था। तो लाल गुलाब उनको इतना पसंद था कि एक आदमी मिले उनको, गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारीलाल नंदा। तो उनको लगा कि ये भी लाल फूल जैसा कुछ कर रहा है, कुछ साउंड दे रहा है, तो उनको क्या किए, पहला उप जो है डिप्टी चेयरमैन बना दिए। किसका? प्लानिंग कमीशन का। तो ये याद करने का ट्रिक है। गुलजारी नंदा के पास जो है एक अपना अनुभव था और बहुत डीप थॉट के आदमी थे। इनके जब आप फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ये बस याद करने के लिए बता रहा हूं, ये ऐसे एट रैंडम सिलेक्शन नहीं था। ठीक, तो गुलजारीलाल नंदा जो है पहले क्या थे, डिप्टी चेयरमैन थे किसके, प्लानिंग कमीशन के। अब नीति आयोग पे आप शिफ्ट हो जाइए। नीति आयोग भी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी है। ठीक, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। तो पहली चीज ये कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया। दूसरी चीज, नीति आयोग का आर्टिकल पूछ लिया। अब क्या सर ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हाँ आर्टिकल नहीं है। लास्ट ऑप्शन ये भी तो होगा, इनमें से कोई नहीं। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हर चीज का ये नहीं है लास्ट आर्टिकल क्या होगा। मान लीजिए कुछ नहीं है तो इसका एक ऑप्शन होगा ना, इनमें से कोई नहीं, बस इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। आर्टिकल कोई नहीं, जीरो। ठीक, इसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, अब हिंदी वाले कहेंगे सर इसका हिंदी ट्रांसलेशन सरकार नहीं की तो हम भी नहीं कर पाए, छोड़ दिए इसको ऐसे ही। नेशनल इंस्टीट्यूशन, भारत की ऐसी संस्था जो क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। किसको ट्रांसफॉर्म करेगी, अपने देश को। और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी, ओवरऑल। जब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात चलती है तो ये आप देखेंगे इंडिया @75, जो लोग मेंस दे रहे होंगे या जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे इंडिया @75 नाम से नीति आयोग अपना पब्लिश करता है। उसमें वो विजन देते हैं, 15 ईयर्स विजन है, 75 ईयर्स विजन है। मतलब आज से 75 साल बाद भी देश कैसा होगा, ये सोच के प्लानिंग होती है। तो इनका काम भी क्या है, प्लानिंग ही करना, लेकिन इनका नाम क्या है, नीति आयोग। तो प्लानिंग को अगर दूसरी भाषा में कहे, योजना बनाने को क्या होता है, नीति बनाना। तो बस नाम बदला है, काम नहीं। उसी तरीके से ये देखिए, ये भी कैसे बनेंगे, सेम। एक रिजोल्यूशन पास हुआ यूनियन कैबिनेट में और ये बन गया किस दिन, जब सरकार बदली तो 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। कैसे, तो कैबिनेट से पास होके, यूनियन रेजोल्यूशन कैबिनेट से। दूसरी चीज, इसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कंफ्यूज करने के लिए करता क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लिख दिया और उसके बाद नाम दे दिया, तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हो जाएंगे। अभी के लिए नरेंद्र मोदी, काम खत्म आपका, आगे बढ़ जाइए। डिप्टी चेयरमैन तो अभी जस्ट फिलहाल में बदले हैं, वो हैं सुमन बेरी। अब यहां याद रखिएगा ये फीमेल नहीं है, ठीक है, सुमन बेरी मेल है, उनका बस नाम सुमन है। जैसे रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं ना कि सुमन किसी के एक्स का पुत्र है, तो जरूरी नहीं है, नाम जो होता है ये जेंडर बायस नहीं होता। ये हम रखते हैं कि ऐसा नाम इन्हीं का होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो सुमन बेरी मेल है और ये क्या है, अभी डिप्टी चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे, राजीव कुमार। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले कौन थे, प्रीवियस राजीव कुमार। आप देखिए इसमें नीति आयोग में एक चीज नहीं है, इनके सीईओ भी होते हैं, और ये सीईओ का पद किसको जाता है, अभी हैं परमेश्वरन अय्यर, ये भी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं तो ये करंट अफेयर्स भी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मोस्ट मतलब मानिए कि मोस्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अभी चेयरमैन कौन है इसके, सुमन बेरी। हो सके तो आप एग्जाम में जाएं और सीधे आपसे यही क्वेश्चन मिल रहा हो कि इसके या तो डिप्टी चेयरमैन का नाम पूछ ले या ये पूछ ले कि सीईओ का नाम बताइए। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जैसे आपने इनका पढ़ा ना, फर्स्ट चेयरमैन, सॉरी वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, उसी तरीके से यहां फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन तो वो थे अरविंद पंगरिया। ठीक, और इससे प्रीवियस सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत। तो आप यहीं पे स्लैश करके प्रीवियस वाला भी लिख लीजिएगा, यहां पे राजीव कुमार और यहां पे कौन है आपका अमिताभ कांत, और फर्स्ट कौन है, अरविंद पंगरिया। तो नीति आयोग से इस बार अगर क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये दोनों। ठीक, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे जरूरी क्या है कि इसका पार्ट, आर्टिकल और इसका गठन कब हुआ। तो पार्ट 15, आर्टिकल 324 और इसका गठन हुआ 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी को इसी वजह से हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। देखिए कोई भी डे आप मनाते हैं, जैसे वेटलैंड डे आप मनाते हैं 2 फरवरी को, तो उसका पीछे क्या है कि वो रामसर कन्वेंशन उसी दिन हुआ था। ठीक उसी तरीके से आप जब मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे, 13 फरवरी सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, आप क्या होता है उसी दिन हमारा संविधान जो है क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह। तो ये सारी चीजें उसके पीछे चलती हैं। अब मेन काम क्या है, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया, उनका मेन काम क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या करना, सुनिश्चित करना कि भारत में कैसा इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, किसी की जो है ऐसा ना हो कि क्या हो जाए। इलेक्शन में देखते होंगे आप लोग, न्यूज आती है, इंटरप्ट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि दोबारा हम कराएंगे। किसी ने बैलेट पेपर की चोरी कर ली, किसी ने मशीन हथिया लिया, ये सारी चीजें क्या होती है, होती रहती हैं। अब आप इसमें जब ये पढ़े तो इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इस बॉडी को कैसा होना चाहिए, ऑल इंडिया, ठीक, और क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन कैसी बॉडी है, तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और कैसी बॉडी है, ऑल इंडिया बॉडी है, मतलब पूरे देश का इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगी। अब इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसका इलेक्शन कराएगी, ये मेन बात है। तो इलेक्शन में देखिए आप ये तो जानते हैं कि वो पार्लियामेंट का, लोकसभा का चुनाव कराती है और विधानसभा का चुनाव कराती है, जिसमें आप विधायक और सांसद चुनते हैं। लेकिन ये भी जानिए कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडल कहिए, इन सबका इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, और इसमें वो क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंस करते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कैसे होगा, और कंट्रोल भी करते हैं। जब इलेक्शन होता है तो सारी कंट्रोलिंग पावर एडमिनिस्ट्रेशन की शिफ्ट हो जाती है किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, उसके बाद इसका इंडिपेंडेंसी जो है, जो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टेन्योर जो है फिक्स नहीं किया गया, वो ये किया गया कि 65 ईयर अगर उनकी एज है वो रिटायर हो जाएंगे, और 6 साल अगर वो काम कर लिए हैं तो रिटायर हो जाएंगे। उसके अलावा ये अपॉइंट कौन करेगा, इनको प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेंगे, लेकिन इनकी पावर, सैलरी, अलाउंसेस, ये सब किसके इक्विवेलेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट जज के। और मैंने बताया था अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे तो रिमूव भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन रिमूवल का प्रोसेस भी कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए आपको दोनों हाउसेज में, आपके ऊपर ग्राउंड कौन सा होना चाहिए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, कदाचार और, हाँ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आप रहेंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ साथ ये 3 मेंबर बॉडी है, मतलब एक चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर कमिश्नर्स। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए कि आपको हमने चीफ बना दिया और 2 कमिश्नर और हैं, 3 लोग आप लोग हैं भी, तो उसमें से किसका पावर बराबर ज्यादा होगा, पावर सबका इक्विवेलेंट है, ये याद रखिएगा। क्या है, कोई बड़ा नहीं है, बस इनको दे दिया गया है। उसको कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ द क्लास, जैसे होता है ना कि क्लास मॉनिटर है, ये क्लास मॉनिटर ऐसा तो होता नहीं है कि क्लास मॉनिटर को अलग से पावर है, वो क्या होता है, सारे बच्चों के बराबर होता है, ये क्लास मॉनिटर है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फैसला फंस गया जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, तो क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे टाई करने का वोट मिलता था किसको, स्पीकर को, इनको मिलेगा, नहीं, मेजॉरिटी से होगा। मेजॉरिटी इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि 2 कमिश्नर कह दिए कि ये बात सही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहे कि नहीं ये बात गलत है, तो ये क्या हुआ, 2:1 हुआ, तो लागू होगा ये वाला। मतलब मेजॉरिटी का मतलब ये है कि आपकी पावर बराबर है। 2:1 में अगर फैसला आ गया, 3 में है, तो माना जाएगा 2:1 वाला। ये नहीं है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। ठीक,
आर्टिकल 326 पूछता है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है, कि अगर आपकी उम्र 18 साल है, एडल्ट सफरेज, तो आप क्या करेंगे, राइट टू वोट है। और इसकी बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 326 में। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है। तो इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितना, बस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, अगर मैं आपको ये मेंस के लिए जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है। तो वो चीजें जब हम मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।